इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। राज्यसभा चुनाव का रण, राज्यसभा का रोचक हुआ मुकाबला। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका दे सकती है भाजपा। मध्य प्रदेश गुजरात का अंकगणित बदला। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर होना है मतदान। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी है, जहां कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर 1.5 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी राज्यसभा में एक बार फिर 2 सीटों पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत की राह मुश्किल हो गई है। दिग्विजय सिंह को वरीयता देने के बाद अब इस पर भाजपा की ओर से भी तंज कसा जा रहा है। उसकी माने तो कांग्रेस के लिए दलित से ज्यादा राजा का महत्व है। मुझे लगता है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये निर्णय करने का एक ऐसा अवसर भी है कि वो निर्णय क्या करते हैं। वो एक दलित नेता को प्रथम वरीयता देते हैं या राजा को वरीयता देते हैं, इससे कांग्रेस की मानसिकता सिद्ध हो जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर 2-2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं, जहां बीजेपी की तरफ से कांग्रेस सरकार को करारा झटका देकर सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन भाजपा के उठते सवालों पर क्या है कांग्रेस का जवाब? नहीं, बीजेपी को क्या हक है इस बात को मुद्दा बनाने का। हमने हमारे उम्मीदवार खड़े किए हैं और हम अपने उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेंगे। और दिग्विजय सिंह जी चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, वो जीतेंगे। और दूसरे पे क्रम पर जो हमारे बरिया जी हैं, उनको जिताने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कुछ अन्य वोट भी उनको मिल जाए, निर्दलीयों के मिल जाए, अन्य पार्टियों के मिल जाए। ये हमारी वरीयता है। गुटों में बटे कांग्रेस नेता भी राज्यसभा चुनाव की तारीख करीब आते ही पीसीसी चीफ कमलनाथ के नेतृत्व में दोबारा साथ आते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया ने सपा, बसपा, निर्दलीय और बीजेपी के विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को भी उम्मीद है कि दूसरी राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी से नाराज चल रहे विधायकों के सहारे जीत सकते हैं। आइए जानते हैं प्रदेश में क्या है राज्यसभा चुनाव का गणित। एमपी में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का गुणाभाग। विधानसभा में विधायकों की संख्या गणित पर नजर डालें तो 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में फिलहाल 24 सीट खाली है। 2 सीट विधायकों के निधन की वजह से और 22 सीटें सिंधिया समर्थकों के इस्तीफा देने पर खाली हुई हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के 114 में से 22 विधायक कम हैं। कांग्रेस का मौजूदा आंकड़ा 92 है, जबकि बीजेपी के पास विधायकों की संख्या 107 है। बाकी 4 निर्दलीय, 2 बीएसपी और 1 एसपी का विधायक है। बीजेपी के पास निर्दलीय, बसपा, सपा के समर्थन के साथ कुल 114 विधायक हैं। संख्या गणित में बीजेपी 2 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में ये तो साफ है कि एमपी की 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव का रण दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा कि कौन किसे पटखनी देने में सफल होगा। IND24 के लिए कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ आकाश सैन की रिपोर्ट। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का
मुद्दा है राज्यसभा का रण। इस पर चर्चा करें उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर नजर। अंक गणित बदलने से क्या राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका दे सकती है भारतीय जनता पार्टी? उम्मीदवारों की वरीयता तय कर क्या कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किल? दिग्विजय सिंह को वरीयता देने पर क्यों भाजपा ने उठाए सवाल? क्या दलित राग छेड़ भाजपा उपचुनाव में लेगी फायदा? तो इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं हूं मनोज सैनी और आज के एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में अब राज्यसभा की बारी है, उसके बाद उपचुनाव आएगा। लेकिन राज्यसभा में तस्वीरें बहुत कुछ साफ होगी कि आखिर कौन कहां जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर देख लें तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और 1 सीट कांग्रेस के साथ। लेकिन चौथे व्यक्ति यानी कि कुल सिंह बरैया, उनका क्या होगा? तो क्या इस कार्ड को भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में खेलेगी या यहां भी कुछ खेल बिगाड़ेगी या खेल दिखाएगी? यही हमारा एजेंडा। मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अब्बास हफीज साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। अब्बास जी, आपका स्वागत है। धैर्यवर्धन शर्मा, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी। धैर्यवर्धन जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे सुनील श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ हमारे। सुनील जी, आपका भी स्वागत है। अब्बास जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी साफ कर चुकी है कि 2 कैंडिडेट उनके हैं। आपके यहां 2 लोगों का आपने उतार दिया, लेकिन जो गणित दिखाई दे रहा है उसमें एक किसी को वरीयता मिलना है और साफ हो गया कि वरीयता के आधार पर दिग्विजय सिंह राज्यसभा में जाएंगे। फिर फूल सिंह बरैया साहब का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये प्रदेश के किसी मामले की बात नहीं है कि प्रदेश के हम किसी विधानसभा की बात कर रहे होते सरकार में रहने के बाद। अब यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा दलित चेहरा उतार दिया। अगर जातिगत समीकरण की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के जो आदिवासी चेहरा है सुमेर सिंह सोलंकी, हमने तो नहीं कहा कि वो क्रम में दूसरे नंबर के ऊपर है। और ये भाजपा थोड़ी निर्णय लेगी इसके ऊपर कि कौन क्रम में पहले नंबर पे होगा या कौन दूसरे नंबर पे होगा। भाजपा ने, अच्छा ठीक है, भाजपा के 2 प्रत्याशी दलित कौन है यहाँ पर? तो ये भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है जातिगत राजनीति के अंदर मध्य प्रदेश को अब धकेलना बंद करे। हमारी पार्टी का मामला कौन राज्यसभा जाएगा, दूसरे को हम कैसे पहुंचाएंगे, तो ये भाजपा नहीं तय करेगी, ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी अपना, भाजपा करेगी अपना तय। मेरा इतना सवाल है, धैर्यवर्धन सिंह जी से पूछ लीजिए, सिंधिया जी के साथ आदिवासी नेता दूसरे क्रम पे क्यों है और दलित नेता कोई क्यों नहीं है उनका राज्यसभा भेजने का? तो मुझे लगता है ये बहुत बेतुका सवाल है जी। ये जबरन का राज्यसभा का रण बना दिया, आपका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी? अब्बास जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है। देखिए, राजस्थान के ना सुनिए आप, राजस्थान में देखिए क्या किया भाजपा ने। 71 विधायक हैं, एक राज्यसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए 51 विधायक चाहिए। 71 विधायक होने के बावजूद 2 प्रत्याशी उतार दिए। क्या 40 विधायक कहीं से ये इंपोर्ट करेंगे राजस्थान के अंदर? वहां चुनाव किस लिए लड़ रहे हैं? जो पूरा हंगामा चल रहा है। यही मध्य प्रदेश में शुरू से कहते थे कि हम 2 प्रत्याशी उतारेंगे, जब इनके पास गणित भी नहीं था, न नंबर्स थे, और आज क्या हुआ, 2 प्रत्याशी इनके हैं। तो मुझे लगता है बहुत गहरी चीजें हैं जिसपे से ध्यान मोड़ने के लिए भाजपा ये सारे राग अलाप रही है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। धैर्यवर्धन जी, राजस्थान में आप 40 इंपोर्ट करेंगे, यहां कितने इंपोर्ट करने वाले? जी, टीवी पे चैनल आता है, आपको आवाज मिल रही? चलिए, आपके पास लौटेंगे। सुनील जी, ये जो दिखाई दे रहा, धैर्यवर्धन जी आवाज सुन रहे? सुनील जी, ये जो राज्यसभा का रण दिखाई दे रहा, वैसे राज्यसभा में रण होते नहीं है। राज्यसभा तो विधायक लोग चुनते हैं, उसके बाद राज्यसभा की सीटें तय हो जाती। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान में दिखाई दे रहा है, गुजरात में हमने देखा कि 8 विधायक छोड़कर चले गए। मध्य प्रदेश में कुछ तस्वीर अलग दिखाई दे रही या फिर सिर्फ ये रण के रूप में इसको एक प्रदर्शित किया जा रहा है? हाँ, देखिए मनोज जी, अगर राज्यसभा की बात करें तो आमतौर पर पहले लोगों को पता भी नहीं होता था कि राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है। लेकिन जब से मोदी शाह की जोड़ी आई है तब से थोड़ा सा कठिन मामला हो गया है। इतनी आसानी से वो राज्यसभा की कोई भी सीट छोड़ते नहीं है। हमने अहमद पटेल का चुनाव भी देखा गुजरात में, जिसमें यहाँ शक्ति सिंह गोहिल किस प्रकार से अमित शाह से बहस करते नजर आए, चुनाव अधिकारियों से बहस करते नजर आए थे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो विवेक तन्खा के खिलाफ भी यहां पर विनोद गोटिया को मैदान में उतारा था।
तो यानी एक स्थिति साफ है यहां पर कि बीजेपी इतनी आसानी से कोई भी सीट छोड़ना नहीं चाहती। जब बीजेपी के पास नंबर्स भी नहीं थे, जिस प्रकार से अब्बास कह रहे, उस दौरान भी बीजेपी ने कहा था कि हम 2 कैंडिडेट उतारेंगे, और उसके बाद सिंधिया जी और उनके समर्थकों के जाने के बाद स्थिति पूरी बदल गई। लेकिन अब नंबर्स गेम की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहां 2 सीटें जीत रही है और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीतती नजर आ रही है। जिस प्रकार से बरैया जी का आपने जिक्र किया था कि उनका क्या होगा, दलित चेहरा है, बीजेपी भी जिस प्रकार से सवाल उठा रही, तो क्योंकि ये पहले भी बात हो चुकी है, अगर फूल सिंह बरैया राज्यसभा नहीं पहुंच पाते हैं किन्हीं कारणों से या नंबर्स गेम के कारण, तो फूल सिंह बरैया के तय मानिए 24 जो उपचुनाव होने हैं उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र में फूल सिंह बरैया कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस से प्रत्याशी होंगे यहां पर। तो कुल मिलाकर ये पहले से समीकरण पूरे जातिगत, क्षेत्रीय और ये तमाम समीकरणों को बिठा लिया गया था और यही वजह थी कि एक दलित चेहरे के तौर पर फूल सिंह बरैया को लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी वजह अगर हम बात करें मनोज जी कि 92 यहां पर कांग्रेस के पास अभी विधायक है। अगर समाजवादी, निर्दलीय और बीएसपी की बात करें तो 7 और इनको मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको और लोगों की आवश्यकता है। क्रॉस वोटिंग हो नहीं सकती। उम्मीद दूसरों से बीजेपी में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कुछ संपर्क में है, तो उस संपर्क का कितना लाभ होता है। लेकिन एक बात तय है कि फूल सिंह बरैया का उपयोग कांग्रेस राज्यसभा की बजाय विधानसभा उपचुनाव में करने वाली है। चलिए ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धैर्यवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो एजेंडा पर चर्चा जारी रहेगी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम एजेंडा है हमारा राज्यसभा का रण, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, राज्यसभा का जो चुनाव है अमूमन चर्चा में नहीं आया करता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता आए हैं, राज्यसभा पर चर्चाएं होने लगी है। गुजरात में आपने परेशान कर रखा है, राजस्थान में आप इंपोर्ट करने की तैयारी में, जैसा थोड़ी देर पहले अब्बास जी कह रहे थे। इसी तरह के मध्य प्रदेश में भी कुछ सपना देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को तमंचे पर डिस्को करने के लिए नहीं कह रही। लोग अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है और देश की जनता आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेगी। उनको भी राष्ट्रीय हितों में अपनी आहुति देने का मन हो रहा होगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार विस्तार के लिए निकली है, इसलिए हम उनका बाहें खोल करके स्वागत कर रहे हैं। इसलिए कोई आरोप हम पर नहीं बनता। ये आरोप लगाना ये इनकी कमजोरी छुपाने का एक कुत्सित प्रयास है। लोग स्वतः आ रहे हैं और यदि आ रहे हैं तो स्वागत है। अब मध्य प्रदेश की जहां तक बात है राज्यसभा के चुनाव की, कांग्रेस के कई नेता बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं कि दिग्विजय सिंह जी का जो राजहट था उसके कारण से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जिद थी कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहूं, तो बहुत सारे लोग अब उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। हो सकता है वो वोटिंग के दौरान फूल सिंह बरैया को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दें। तो आपको लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिद पाल रखी थी, जो कहते हैं कि कांग्रेस का धैर्यवर्धन जी, आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है जो जिद थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिद पूरी नहीं हुई तो आपके पास आ गए? नहीं, उनको लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है और लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं और षड्यंत्र में वो सफल हो रहे हैं, तो व्यथित मन क्या करेगा।
जब आप सरे राह उनका अपमान करोगे, सड़क पर उतर रहे तो उतर जाओ, किसी को कोई जरूरत नहीं। कहाँ तो आपकी कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन थे और कहाँ आप चेयर पे बिठाने के लिए भी तैयार नहीं। तो वही तो हश्र होगा जो हुआ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप भी अभी तक चेयर पर नहीं बिठा रहे उनको। कांग्रेस के अंदर खाने में चर्चा है। वो तो कह रहे हैं आपने भी चेयर खाली कर रखी, आप बिठा ली नहीं। कांग्रेस के अंदर खाने में चर्चा है। मनोज जी, हमने तो राज्यसभा के लिए उनका नाम घोषित कर ही दिया है। अब चुनाव जिस दिन होगा उस दिन गले में माला भी डल जाएगी, इसमें क्या संदेह है। पर मैं जो निवेदन कर रहा हूँ वो तो सुन लीजिए, सुना दीजिए। कांग्रेस के अंदर खाने में चर्चा है कि एक नारे को बुलंद करने का वक्त आ गया है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। तो राजा दिग्विजय सिंह जी की तुलना में फूल सिंह बरैया गरीब आदमी है, इसलिए बहुत सारे कांग्रेस के विधायक इस बार अपने इस पुराने नारे को साकार करने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर फूल सिंह बरैया जी के साथ जाने वाले हैं। अब्बास जी, सुन लिया आपने। देखेंगे कि राज्यसभा का चुनाव चौंका देगा। अब्बास जी बोल रहे चौंका देगा चुनाव। अब चौका मारेंगे या चौका देगा पता नहीं। मुझे लगता है मनोज जी के फूल सिंह बरैया जी को भी इतनी उम्मीद नहीं होगी कि भाजपा जिस तरह से उनका महिमा मंडन करती आ रही थी, उल्टा इसका आज वो महिमा मंडन कर रही है सही में। और मुझे हैरत इस बात की है कि एक बात आप साझा करता हूं, दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि जो इलाका है, जो चंबल क्षेत्र है जहां से हमारे धैर्यवर्धन जी भी आते हैं, वहां के बड़ी अच्छी पकड़ भांडेर से लेके आसपास के इलाकों के अंदर फूल सिंह बरैया जी की है। मुझे मिले थे वो कुछ दिन पहले और फूल सिंह बरैया जी ने मुझे बताया था कि भारतीय जनता पार्टी उस पूरे क्षेत्र से लोगों ने बहिष्कार किया हुआ, जीत नहीं रही है। तो ये धैर्यवर्धन जी को सुनना चाहिए कि उनके ख्यालात बहुत अच्छे हैं इनके बारे में, और उनकी जो इतनी हामी कर रहे हैं तो ये भी उनकी बात समझें और उनके हिसाब से उनकी बातों को मान के भी आगे चलें। अब दूसरी बात यह है, मैंने जो सवाल किया था वो जवाब नहीं दे रहा है ये कि भाई दलित चेहरा एक भी क्यों नहीं आपने प्रत्याशी बनाया राज्यसभा में? जवाब क्या अधिकार है? जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ाते बात। और आपने खुद आदिवासी चेहरे सुमेर सिंह सोलंकी को दूसरे क्रम पे क्यों उतारा है? वो आदिवासी हैं, उनको पहले क्रम पे उतारते। सत्ता की लोलुपता के चक्कर में सिंधिया जी को पहले क्रम पे लाए। धैर्यवर्धन जी जवाब दे दी। जवाब बड़ा स्पष्ट है, इधर उधर मत घुमाना धैर्यवर्धन जी, जवाब इसका दीजिए। उम्मीदवार बना करके नौटंकी की है, उनके प्राण तो संकट में है ही, और हमने जो अति दलित चेहरे को उतारा है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, जवाब सुनिश्चित है। आपका आदिवासी चेहरा है, एक बात, और उसके बाद वो दूसरा क्रम पे है। दूसरी बात, दलित चेहरे अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई, आप बिल्कुल रोक पे खड़े हैं, अगर जरा सी गड़बड़ हो गई तो वो दलित चेहरा, वो आदिवासी चेहरा चुनाव हार जाएगा। अभी यहाँ पर जरा से इधर उधर हुए आपके विधायकों के वोट, तो वो आदिवासी चेहरा चुनाव हार जाएगा क्योंकि वो पहले क्रम पे नहीं है। अब्बास जी, लेकिन ये जो दलित चेहरा आप छोड़ रहे हैं, कहीं उपचुनाव होना है, आपने जिक्र किया उस क्षेत्र में क्या स्थिति है फूल सिंह बरैया साहब की, आप ही समझ रहे हैं। लेकिन हमारी रणनीति है जी, हाँ जी बताइए। हमारी रणनीति है मनोज जी, हमारी रणनीति है, हमें भाजपा की तरह राजस्थान के अंदर 30-40 विधायक नहीं चाहिए। अगर जरा सा भी मामला इधर उधर हुआ, हमारी रणनीति अगर कोई है तो वो हम आपको अभी तो बता नहीं सकते हैं। आगे हो सकता है कि आप देखें सुमेर सिंह सोलंकी जी की जगह हमारे माननीय, जिस तरह से भाजपा में समर्थन मिल रहा है, हमारा ऐसा प्रत्याशी है फूल सिंह बरैया जी, जिनको कांग्रेस ने कंधे पे सर पे तो बिठाया है अपने आदर सम्मान ने, भाजपा भी उनका सम्मान कर रही है। मतलब जैसे रण है, राज्यसभा का रण है, दोनों जगह इस समय चालें चली जा रही है। इसका मतलब ये सुनील जी, दोनों जगह चालें चली जा रही। आप देखिए, एक तरफ धैर्यवर्धन भी वही बात कह रहे हैं और उसी तरह दूसरे अंदाज में अब्बास हफीज भी वही बात कह रहे हैं। मनोज जी, अगर हम बात फूल सिंह बरैया की ही करें, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में जिस प्रकार से बरैया जी की एंट्री हुई है, फूल सिंह बरैया का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, मायावती जी के काफी नजदीक थे, पूरे मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर से दौरे किए थे उन्होंने। और उस दौरान बीएसपी की जो सीटें थी, जब फूल सिंह बरैया प्रदेश अध्यक्ष थे, 11 सीटें तक मध्य प्रदेश में गए हैं, यानी दलितों के बीच अच्छी पैठ थी। मायावती जी से अनबन होने के बाद वो रामविलास पासवान की पार्टी में गए और उसके बाद खुद की पार्टी फूल सिंह बरैया ने बनाई, और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में दलितों के नेता के तौर पर फूल सिंह बरैया पूरे मध्य प्रदेश में घूमे। खास तौर पर अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड और चंबल में।
तो उपचुनाव होने कांग्रेस ने इससे पहले रणनीति बना ली थी, क्योंकि कांग्रेस को एक बीएसपी भी कैंडिडेट उतारेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। दलितों के वोट बीएसपी की तरफ जाएंगे, उसके ध्रुवीकरण करना था। तो कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत फूल सिंह बरैया को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। अगर फूल सिंह बरैया धोखे से भी राज्यसभा चले जाते हैं तो उपचुनाव में फायदा मिलेगा, अगर नहीं जाते हैं तो भी कांग्रेस उपचुनाव में उनको चुनावी मैदान में उतारकर इसका लाभ लेगी। यानी कुल मिलाकर जिस प्रकार से अब्बास भाई ने भी जिक्र किया कि फूल सिंह बरैया का ग्वालियर चंबल की उन 16 सीटों पर अच्छा प्रभाव है, और कांग्रेस उसी वोट बैंक जो लगभग 2% वोट भी अगर स्विंग हो जाता है तो उपचुनाव में हार जीत बहुत ज्यादा मायने रखेगी। कांग्रेस ने दूर की सोच कर इसलिए बरैया को मैदान में उतारा है। मनोज जी, दूर की सोच रही है दहरवर्धन जी, और ये दूर की सोच कहीं भारी ना पड़ जाए आपको। आप तात्कालिक देख रहे हैं और वो दूर का सोच रहे हैं। नहीं मनोज जी, मैंने न किसी की महानता की चर्चा की है, न किसी का महिमा मंडन किया है। मैंने केवल इतना कहा कि कांग्रेस के विधायकों में ये चर्चा है कि वो उस नारे को साकार करेंगे, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। अब राजा साहब की तुलना में तो गरीब आदमी है फूल सिंह बरैया, इसलिए सबका साथ अधिकांश लोगों का प्रायोरिटी पर फूल सिंह बरैया को मिलेगा। सेकंड प्रायोरिटी दिग्विजय सिंह जी होंगे। ऐसी लोगों में चर्चा, मैंने केवल इतना ही उल्लेख किया है। रही बात ग्वालियर चंबल संभाग की, तो उसमें हम इनसे दो हाथ लेकिन चर्चा अब्बास जी वही कह रहे थे कि सिंधिया जी के मुकाबले तो फिर सुमेर सिंह जी करीब है। लेकर क्या है, सिंधिया जी के मुकाबले, महाराज के मुकाबले एक तरफ राजा है, एक तरफ महाराजा है। और पिछली बार चुनाव में आप कह रहे थे माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। सही है आपकी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। और हमारे दोनों उम्मीदवारों की विजयश्री तय है, हमारे दोनों चमत्कार है, जीत तय है, कोई संशय नहीं है। लेकिन जवाब नहीं है अब्बास जी। थोड़ा सा इधर से उधर हुआ मामला तो दूसरे उम्मीदवार नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप कह रहे हैं। इधर से उधर नहीं होगा, उधर से इधर ही होगा। अगर जरा सा इधर उधर हुआ, उधर से इधर ही होगा। सुमेर सिंह सोलंकी का अगर मान भी ले तो 90% चांस है, और श्री अंत का 100% चांस है। आप सुमेर सिंह सोलंकी को पहले क्रम पे कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, हम मान जाएंगे। और जो आपने कहा कि आपको कोई उनका महिमामंडन नहीं करना, तो हाँ, आप फूल सिंह बरैया जी जैसे दलित चेहरे का, बड़े चेहरे का आप कभी महिमामंडन कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। अगर नहीं होते तो पहले नंबर पे होते आपके यहाँ प्रत्याशी। आप दूसरों के घरों के अंदर बातें कर रहे हैं, अपने घर को देखिए पहले कि आपने क्या किया है। और 16 सीटें, जैसा सुनील श्रीवास्तव जी कह रहे थे, फूल सिंह बरैया जी ने मुझसे, चलिए मैं समझ गया, चित भी मेरी पट भी मेरी, और किसका क्या क्या दिखने वाला राज्यसभा के रण में। लेकिन अब्बास हफीज का यह कहना कि दूर का सोच रहे हैं वो लोग, संभल के रहिएगा, भारतीय जनता पार्टी सीधा इशारा है। और इसीलिए लग रहा है कि राज्यसभा का रण बहुत अलग होने वाला। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। राज्यसभा के रण में बहुत कुछ अलग दिखाई देगा इस बार, जैसा दोनों पैनलिस्ट ये कह रहे थे और समझ भी आ रहा था, सुनील भी वही बात कर रहे थे। तो देखना होगा कि कैसा होता है राज्यसभा का रण, क्योंकि निगाहें बनी है। गुजरात से कुछ अलग तरह की खबरें आ रही, राजस्थान से कुछ अलग तरह की खबरें आ रही, लेकिन मध्य प्रदेश में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और अंदर से जब बाहर निकल कर आएगा तो समझ पाएंगे कि राज्यसभा का रण कैसा रहा। अभी तो तस्वीर जो दिख रही है वो 3 सीटें हैं, आगे क्या होगा, कौन किसके पक्ष में जाएगा, इंतजार रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।